जय हिंद साथियों। आज हम लोग बिहार पुलिस के परीक्षा के लिए छठवां क्लास पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आप सभी को 5 क्लास पढ़ा चुका हूं। यदि अभी तक आपने उन सभी क्लासों को नहीं देखा है तो चैनल पर वीडियो है, जाकर देख लीजिए, या फिर मैं उसके लिए अलग से प्लेलिस्ट भी बना दिया हूं, तो वहां से जाकर आप क्रमानुसार उसको देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज के क्लास में पॉलिटी के महत्वपूर्ण टॉपिक संसद, संसद की कार्यवाही व समितियां तथा विधानमंडल से जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट तथा एक्सपेक्टेड प्रश्न हैं, जहां से आपको डायरेक्ट परीक्षा में प्रश्न पूछे जाने की संभावना है बिहार पुलिस का, उसको देखेंगे। एक बार फिर से मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि पूरे यूट्यूब पर आपको ऐसा कंटेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके पीछे बहुत ही ज़्यादा मेहनत हो रहा है। ठीक ना। एक वीडियो पे 3 4 4 घंटा सिर्फ कंटेंट पर मेहनत हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं। वैसे मैं कहीं से किसी का कॉपी पेस्ट नहीं कर दे रहा हूँ, या कहीं किसी बुक से कॉपी पेस्ट नहीं कर दे रहा हूँ बाबू। ठीक, वैसे करता तो 1 घंटा में वीडियो बन जाता, लेकिन बहुत ही मेहनत करना पड़ रहा है, और इसका सिर्फ और सिर्फ मकसद है कि आपको भलाई हो इससे, डायरेक्ट आपको परीक्षा में सवाल इससे देखने को मिले। और मैं एक बार आपको फिर से बता दे रहा हूँ कि इन्हीं टॉपिक से, इन्हीं प्रश्न से आपको परीक्षा में सवाल देखने को मिलेंगे। इसलिए आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, यही सब मोटिवेशन रहता है मेरे लिए। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें तुरंत, और अपने दोस्तों से भी करवाइए। आपने तो कीजिए ही कीजिए, अपने दोस्तों से भी चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, इतना बस आप कीजिए मेरे लिए, ठीक ना। और यदि इस क्लास का पीडीएफ आप चाहते हैं तो जो है टेलीग्राम चैनल सक्सेस टैग, उसका लोगो यही है जो इस चैनल का लोगो है, वहाँ से जाकर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक ना। तो चलिए हम लोग क्लास की तरफ बढ़ते हैं और अपने पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है। पहला प्रश्न है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा, यह किस अनुच्छेद में है। यानी मंत्री परिषद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है बाबू, तो वो है अनुच्छेद 74। वैसे मैं आपको अनुच्छेदों का वीडियो अलग से बताऊंगा, उसमें आपको याद करा दूंगा, लेकिन अभी जो महत्वपूर्ण है उसको देख लीजिए। ठीक। अगला सवाल है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो मंत्री परिषद है वो सामूहिक रूप से आपको लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अगर वही व्यक्तिगत रूप से पूछेगा तो व्यक्तिगत रूप से आपको राष्ट्रपति के उत्तरदायी होता है। ठीक ना। अगला सवाल है कि मंत्री परिषद के सदस्यों को पद की गोपनीयता के शपथ कौन दिलाता है। यानी मंत्री परिषद के जितने सदस्य हैं उनको शपथ कौन दिलाता है, तो वो राष्ट्रपति जी दिलाते हैं। ठीक। चलिए अगला सवाल है कि भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों में से किसी सदन का सदस्य नहीं है, ठीक, उसे मंत्री के पद से मुक्त हो जाना पड़ता है। यानी इस प्रश्न का कहने का अर्थ ये है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो किसी मंत्री के पद पर है, ठीक ना, लेकिन वो किसी सदन का सदस्य नहीं है। ऐसा भी होता है कि डायरेक्ट आदमी बन जाता है, क्या, मंत्री बन जाता है, उसको कोई पद मिल जाता है, लेकिन वो किसी सदन का सदस्य नहीं होता है, ना वो लोकसभा का सदस्य होता है, ना राज्यसभा का सदस्य होता है। लेकिन वो कितने दिन तक रहेगा उस पद पे, तो बाबू वो मैक्सिमम 6 माह तक रहेगा। उसको 6 माह के अंदर किसी न किसी सदन का सदस्य बनना ही पड़ेगा, या वो लोकसभा का बने या राज्यसभा का बने। समझ गए बातों को ना। चलिए अगला सवाल है कि प्रधानमंत्री कौन बनता है। तो प्रधानमंत्री बाबू लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता होता है वही प्रधानमंत्री बनता है। चलिए अगला सवाल है, कभी कभी देखिए परीक्षा में ये भी पूछ देता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है या फिर निर्वाचन होता है। तो बाबू इनकी नियुक्ति होती है, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ठीक ना। चलिए अगला सवाल है कि प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए। तो बाबू प्रधानमंत्री के लिए आपको कम से कम 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, संसद की तरफ देखते हैं, संसद को देखते हैं। अगला है कि संसद की चर्चा अनुच्छेद किस 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 अनुच्छेद में है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद की चर्चा है, तो बाबू अनुच्छेद 79 में है। ठीक ना, 79 में चर्चा है। संसद में बैठने वाले को सांसद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सांसद। इंग्लिश में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी संसद का इंग्लिश पार्लियामेंट हो गया, और संसद में बैठने वाले को सांसद बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं। ठीक ना। चलिए अगला सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय संधि लागू करने का अधिकार किसको है। तो बाबू अंतर्राष्ट्रीय संधि लागू करने का अधिकार किसको है, संसद को है। संसद के निर्माणकर्ता कौन है, तो वो है लुटियन और बेकर। कौन है, लुटियंस और बेकर, ये निर्माण करता है। संसद किसने बनाया है, तो लुटियन और बेकर्स ने बनाया था। ठीक है, जो पुरानी संसद थी, अभी तो नए आपको बन गई, आपको पता ही है, ये करंट में आ जाएगा। अगला सवाल है कि संसद की जननी किसे कहा जाता है। तो बाबू संसद की जननी किसे कहा जाता है, ब्रिटेन को कहा जाता है। ठीक ना। चलिए देखिए, संसद जो अनुच्छेद 79 है, उसके बाद हमको राज्यसभा और लोकसभा के बारे में पढ़ना है, तो उसके लिए लिखने से बेटर मैं सोचा हूँ कि अपना जो नोट्स है उसी से आपको पढ़ा दूँ। ये सबसे हमको अच्छा लगा, और मैं उसी से आपको पढ़ा दे रहा हूँ। ज़्यादा लिखवाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आप पीडीएफ से जाकर देख लीजिएगा। बहुत ज़बरदस्त है ये चीज़, आपको मैं बता दे रहा हूँ, आप देख लीजिए बस। ठीक ना। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि संसद की चर्चा अनुच्छेद 79 में है, यानी संसद भारत का हो, भारत का संसद
किस अनुच्छेद में है, तो आपको पूछेगा तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 79। देखिए संसद के कितने अंग होते हैं परीक्षा में पूछता है, इनमें से संसद के कौन अंग नहीं है या इनमें से कितने संसद के अंग है ये पूछ देगा। और सदन पूछता है तो देखिए अगर संसद का अंग पूछा तो वो 3 अंग है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। संसद के कितने अंग, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, ये यानी 3 अंग, ठीक ना। अगर वही सदन पूछेगा तो कितने सदन, 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा। इसमें आप कन्फ्यूज मत होइएगा, यही परीक्षा में प्रश्न पूछता है तो लोग कन्फ्यूजन में आ जाते हैं, ठीक ना। तो इसका अर्थ आप समझ गए कि अंग 3 गो है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। और अगर सदन पूछेगा तो लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे की तरफ देखते हैं। तो बाबू देखिए हम यहाँ पे आपको कंपेयर के लिए बता दिए हैं कि आपको बहुत जल्द याद हो जाएगा, रटना नहीं पड़ेगा। एक तरफ मैंने लोकसभा लिया है, दूसरी तरफ राज्यसभा लिया है। लोकसभा की चर्चा भारतीय संविधान में आपको अनुच्छेद 81 में है, जबकि राज्यसभा का अनुच्छेद 80 में है, ठीक ना। देखिए यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है बाबू, पहले राज्यसभा की चर्चा है, जैसे कि 79 में किस चीज़ की चर्चा है, 79 में संसद की चर्चा है, उसके जस्ट बाद 80 में राज्यसभा की चर्चा है, और उसके बाद आपको लोकसभा की चर्चा है जिसका अनुच्छेद 81 में है, ठीक। अगर इसको कैसे याद करेंगे, भूल जाएंगे कि मान लीजिए कि 80 में है राज्यसभा कि 81 में है। तो देखिए आप यरलवा पढ़े हैं ना हिंदी वर्णमाला में, तो यरलवा में सबसे पहले कौन आता है, र आता है कि ल आता है, बताइए पहले आपको कौन आता है, आप ही बताइए। आता है र जी ना, र आता है ना, तो जब र आता है तो सबसे पहले र याद कर लेंगे कि राज्यसभा होगा, अल्लाह से लोकसभा हो जाएगा, ठीक ना। आप इसको भूलिएगा मत। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जो राज्यसभा है बाबू, राज्यसभा में जनता प्रत्यक्ष चुनाव करती है, यानी राज्यसभा में जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव किया जाता है, सॉरी लोकसभा में, ठीक। लोकसभा में जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव किया जाता है, वही राज्यसभा में जनता अप्रत्यक्ष चुनाव करती है, यानी जनता द्वारा चुनाव नहीं होता है, ठीक ना। जनता जिसको चुनकर भेजी रहती है वही चुनते हैं राज्यसभा के सदस्यों को। आई थिंक आप समझ रहे होंगे बातों को, ठीक ना। अगला है कि जो लोकसभा है वो एक अस्थायी सदन है, जबकि राज्यसभा अस्थायी सदन है। क्यों, ऐसा क्यों, तो बाबू राज्यसभा को भंग नहीं किया सकता है, यानी राज्यसभा विघटित नहीं होगा, जबकि लोकसभा भंग हो जाएगा, समय से पहले लोकसभा भंग हो जाएगा। मान लीजिए अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया लोकसभा के किसी पार्टी पर, मान लीजिए जो है सत्ता दल का, तो भंग हो सकता है, राष्ट्रपति उसको भंग कर सकते हैं, इसलिए इसको अस्थायी सदस्य बोला गया है, अस्थायी सदन बोला गया है, ठीक ना। और जबकि राज्यसभा भंग नहीं हो सकता है, इसका विघटन नहीं हो सकता है, इसलिए इसको अस्थायी सदन बोला जाता है, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं, लोकसभा को निम्न सदन भी बोलते हैं, जबकि राज्यसभा को उच्च सदन बोलते हैं। लोकसभा को निम्न सदन बोलते हैं, जबकि राज्यसभा को उच्च सदन बोलते हैं, ठीक ना, कि क्योंकि अस्थायी सदन है और इसका भंग नहीं हो सकता इसलिए इसको उच्च सदन बोलते हैं, क्योंकि ये अस्थायी सदन है इसका भंग हो सकता है इसलिए इसको निम्न सदन बोलते हैं, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, लोकसभा के सदस्यों का जो आयु है वो न्यूनतम कितना होना चाहिए सदस्यों के लिए, आपको 25 वर्ष, वही राज्यसभा के लिए तो 30 वर्ष होना चाहिए, यानी राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए, ठीक। लोकसभा को युवाओं का सदन कहा जाता है, जबकि राज्यसभा को बूढ़ों का सदन कहा जाता है, क्योंकि इसमें 30 वर्ष और 25 वर्ष का 5 वर्ष का अंतर है ना, तो 30 वर्ष ज़्यादा हो गया 25 से, इसलिए इसको बूढ़ों का सदन कहा जाता है, और जबकि इसको युवाओं का सदन कहा जाता है। अब देखिए जो लोकसभा का बाबू कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है, कितने साल का होता है, 5 साल का, जबकि राज्यसभा का कार्यकाल, राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है, इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, ठीक ना। परीक्षा में ये आपको कन्फ्यूज कर सकता है, लोकसभा का ही कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। आपने देखा होगा कि जो पार्टी जीत कर जाती है, जैसे मान लीजिए अभी बीजेपी पार्टी सत्ता में है, माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है, तो ये 5 साल तक ही रहेंगे, इससे ज़्यादा नहीं रहेंगे। लेकिन जो राज्यसभा है तो राज्यसभा के जो कार्यकाल है वो इनके सदस्यों का कार्यकाल होता है, ठीक ना। और जिनके सदस्य जो है प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्यों का चुनाव होता है, प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्यों का चुनाव हो जाता है राज्यसभा के, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे है कि बहुमत के आधार पर पीएम बनते हैं, यानी लोकसभा में अगर बहुमत रहेगा किसी पार्टी को तभी पीएम बनेंगे, इसलिए इसको प्रथम सदन बोला जाता है। लेकिन इसमें बहुमत के आधार पर पीएम नहीं बनता है, यानी राज्यसभा में आपका बहुमत है तो उसके आधार पर आपका पार्टी पीएम मतलब आपके पार्टी सत्ता नहीं संभालेगी, यानी आपके पार्टी का कोई नेता पीएम नहीं बनेगा, ठीक ना, इसलिए इसको द्वितीय सदन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द्वितीय सदन, ठीक। आगे बढ़ते हैं, इसके अधिकारी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं, यानी लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं, जबकि राज्यसभा में सभापति और उपसभापति होते हैं, ठीक। लोकसभा में मैक्सिमम सीटें कितनी हैं, तो लोकसभा में मैक्सिमम सीटें 552 हो सकती हैं, जबकि अभी प्रेजेंट में कितनी है, 543। कितने हैं प्रेजेंट में, 543। चलिए अगर वही बात की जाए राज्यसभा में, तो राज्यसभा में मैक्सिमम 250 सीट, जबकि प्रेजेंट में कितनी है, 245 सीटें हैं, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन का प्रावधान था, जो कि अभी वर्तमान में समाप्त हो चुका है, यानी मनोनीत करने का, जो हमारे राष्ट्रपति साहब हैं 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकते हैं, लेकिन वो समाप्त हो गया है उसका प्रावधान, ठीक ना। संविधान संशोधन में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि किस संविधान संशोधन का तहत समाप्त हो गया है, वैसे आपको याद है तो कमेंट करके बताइएगा। और राज्यसभा में अभी वो प्रावधान है, राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन अभी है, ठीक ना।
12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो ये जो इम्पोर्टेंट मैं आपको फैक्ट बताया हूँ बाबू, इतना जो फैक्ट बताया हूँ आपको शायद दिखाई दे रहा होगा, नहीं तो मैं इसको एक बार फिर से आपको बता दे रहा हूँ, ठीक ना। मैं सोच रहा हूँ कि कोई डाउट ना रहे आपको, कोई डाउट ना रहे, डाउट नहीं रहना चाहिए। डाउट रह जाएगा तो फिर हम पढ़ाने का मतलब क्या हुआ मेरा। मैंने आपको बताया है, मैंने आपको बाबू क्या बताया, इससे बड़ा हो ही नहीं रहा है। 400% हो गया ना, सबसे ज़्यादा जूम कर दिए, जूम इन सबसे ज़्यादा कर दिए। देखिए संसद के बारे में बताया है कि आपके अनुच्छेद 79 में है, और संसद के 3 अंग है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। सदन कितने हैं? 2 है, लोकसभा, राज्यसभा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। संसद के अंदर जो सदन है, जो 2 सदन है, वो लोकसभा, राज्यसभा के बारे में हम लोग आगे पढ़े हैं कि लोकसभा की चर्चा अनुच्छेद 81 और राज्यसभा की चर्चा अनुच्छेद 80 में है। लोकसभा में जो जनता है प्रत्यक्ष चुनाव करती है, जबकि राज्यसभा में जनता प्रत्यक्ष चुनाव होता है, ठीक ना। जनता जिसको चुन कर जाती है वो चुनाव करते हैं, इसलिए इसको अप्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। लोकसभा अस्थायी सदन है क्योंकि ये भंग हो जाती है, यानी इसका विघटन हो जाता है। राज्यसभा अस्थायी सदन है इसलिए कि इसका विघटन नहीं होता है, इसका भंग नहीं होता है। लोकसभा निम्न सदन है और ये राज्यसभा को उच्च सदन भी बोलते हैं। ठीक, चलिए, लोकसभा के सदस्यों का न्यूनतम आयु 25 वर्ष होता है, जबकि राज्यसभा के सदस्यों का न्यूनतम आयु 30 वर्ष होता है। इसको युवाओं का सदन इसलिए बोला जाता है, इसलिए इसको बूढ़ों का सदन बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा का जो कार्यकाल है बाबू वो 5 वर्षों का होता है, जबकि राज्यसभा के कार्यकाल नहीं होता है, इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष, और इसमें प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्यों का निर्वाचन होता है। चलिए, लोकसभा में जो होता है वो बहुमत के आधार पर पीएम बनते हैं, यानी लोकसभा में आपका बहुमत है तो पीएम बनेंगे कोई भी, किसी भी पार्टी का नेता, इसलिए इसको प्रथम सदन बोलते हैं, जबकि ऐसा इसमें नहीं है, इसलिए इसको द्वितीय सदन बोलते हैं, ठीक ना। लोकसभा में अधिकारी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं, जबकि इसमें अधिकारी सभापति और उपसभापति होते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि मैक्सिमम कितनी सीटें हो सकती हैं लोकसभा की, तो 552, अभी प्रेजेंट में 543 है। वही राज्यसभा में 250 और प्रेजेंट में 245 है। 2 एंग्लो इंडियन का प्रावधान था मनोनयन का, लेकिन वो समाप्त हो गया है अभी राज्यसभा में, लेकिन 12 मनोनयन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ठीक, तो यहाँ तक आई होप आप समझ गए होंगे। ये जो मैं आपको फैक्ट बताया हूँ, यहाँ से आपको किसी न किसी सेट में पक्का प्रश्न पूछेगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे के प्रश्नों को देखते हैं बाबू, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों का पुनः समायोजन किस अनुच्छेद में है। तो बाबू प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों का पुनः समायोजन आपका अनुच्छेद 82 में है। ठीक, अनुच्छेद 82 में है। 10 लाख पर एक सांसद की बात की गई है, ठीक ना। वर्तमान सीटों की संख्या जो है वो 1971 की जनगणना पर आधारित है। यहाँ से एक प्रश्न पूछा जा सकता है। और 84वां संविधान संशोधन 2002 के तहत यह व्यवस्था किया गया है कि लोकसभा तथा राज्यसभा की सीट 2026 तक नहीं बदलेगी। यानी 84वां संविधान संशोधन 2002 में यह बताया गया है कि ये जो सीटें हैं ये 2026 तक नहीं बदलेंगी, ठीक ना। और ये जब बदलेगी तो वो 2001 की जनगणना के आधार पर होगा। ठीक, तो यहाँ से आपको 3-4 प्रश्न याद करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि संसद के किन्हीं 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितने दिन का अंतराल हो सकता है। तो बाबू संसद के किन्हीं 2 सत्रों के बीच अधिकतम आपको 6 माह का अंतराल होना चाहिए, ठीक ना। वैसे आपको पता ही है कि 3 सत्र होता है, लेकिन 2 सत्रों के बीच अधिकतम आपको 6 माह का अंतराल होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है। तो किसे प्राप्त है। तो बाबू राज्यसभा को मैंने अभी पहले ही बताया था कि राज्यसभा भंग नहीं होता है, इसलिए इसका अधिकार किसी को नहीं है। जबकि लोकसभा का भंग करने का अधिकार किसको है, तो राष्ट्रपति को है। लोकसभा को कौन भंग कर सकता है, राष्ट्रपति साहब भंग कर सकते हैं, ठीक ना। अगला सवाल है कि वह कौन सी सभा है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है, ठीक ना। यह उसे नहीं होगा, उस होगा। तो वह कौन सी सभा है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है बाबू। तो मैंने आपको पिछले ही वीडियो में बताया था, उपराष्ट्रपति वाले वीडियो में, कि वो राज्यसभा है जिसका जो अध्यक्ष होते हैं, यानी जो हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं, वो उस सभा के सदस्य नहीं होते हैं, ठीक ना, उस सदन के सदस्य नहीं होते हैं। चलिए अगला सवाल है, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था। तो राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। कब हुआ था, 3 अप्रैल 1952 को। नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है। तो बाबू राज्यसभा के लिए जो प्रतिनिधि होते हैं उनका निर्वाचन कौन करता है, तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। मैंने अभी आपको बताया है ना कि इनका चुनाव जो है अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। जनता चुनकर डायरेक्ट राज्यसभा के सदस्यों को नहीं भेजती है। ठीक, लोकसभा के सदस्यों को तो हम लोग भेजते हैं, जो हमारे सांसद हैं वो आपके अपने अपने संसदीय क्षेत्र के सांसद है, उसको तो आप लोग चुनकर भेजते हैं। लेकिन जो राज्यसभा के सदस्य हैं उनको थोड़ी ना कोई चुनता है। उनको कौन चुनता है, तो वही हमारे विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, हमारे विधानसभा के निर्वाचित सदस्य चुनते हैं, यानी एमएलए चुनते हैं, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति की चर्चा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो बाबू राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति की चर्चा आपको अनुच्छेद 89 में है। किस में है, 89 में है। अगला सवाल है कि बिहार में राज्यसभा की सीटें कितनी है। तो राज्यसभा की बाबू बिहार में 16 सीटें हैं। कितनी हैं, 16 सीटें हैं, ठीक ना। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है कि लोकसभा की पहली बैठक कब हुई थी बाबू? तो लोकसभा की पहली बैठक, राज्यसभा के बारे में हम लोग पढ़ लिए, अब लोकसभा की ओर देखते हैं। तो लोकसभा की पहली बैठक 13 अप्रैल 1952 को हुई थी। 13 अप्रैल 1952 को लोकसभा की पहली बैठक हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव 1952 में हुआ था, 1951-52 में हुआ था, दिसंबर में हुआ था, इसलिए 1952 इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि किस राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है, यानी लोकसभा और राज्यसभा में सबसे ज़्यादा सीट किस राज्य का है? तो बाबू वो है यूपी का, ठीक ना। अगला सवाल है कि बिहार में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? तो बिहार में लोकसभा की कितनी सीटों की संख्या है? 40 है। वही राज्यसभा की 16, मैंने अभी आपको ऊपर बताया। अगला सवाल है कि आपातकाल के दौरान संसद है जो लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? तो एक बार में जो है वो 1 वर्ष के लिए संसद द्वारा बढ़ाया जा सकता है, ठीक ना। अगला सवाल है कि लोकसभा में कोरम यानी जो गणपूर्ति होता है पूरा करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों की ज़रूरत होती है? तो बाबू जो कोरम है जिसकी चर्चा अनुच्छेद 100 में की गई है उसके लिए कुल सदस्यों का 1/10 भाग होना आवश्यक है। ये जो सवाल है ये आप जानते होंगे, ये मैक्सिमम एग्जामों में पूछा है, इसलिए इसको आप याद कर लीजिएगा अच्छे से। अगला सवाल है कि लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो बाबू लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की चर्चा आपको अनुच्छेद 93 में है। वही मैंने आपको राज्यसभा का सभापति और उपसभापति के बारे में बताया था कि वो किस अनुच्छेद में है, बताया था ना, यह अनुच्छेद 89, देखिए यहाँ बताया था, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि लोकसभा सदस्य जो होते हैं वो अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? तो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो अपना त्यागपत्र लोकसभा के अध्यक्ष को देते हैं, ठीक ना। चलिए अगर वही बात की जाए लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो बाबू वो देता है उपाध्यक्ष को। देखिए लोकसभा का जो अध्यक्ष है ना वो त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देगा और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा का अध्यक्ष को देगा, ठीक ना। ये एक दूसरे को त्यागपत्र दे देते हैं, जबकि राज्यसभा में ऐसा नहीं है बाबू। राज्यसभा में ऐसा नहीं है, क्यों कि राज्यसभा का जो अध्यक्ष है वो तो कौन होता है? वो तो हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं, तो वो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को जाकर देंगे, ठीक ना। ये बात याद कर लीजिएगा। जबकि उसका उपसभापति जो होता है वो जाकर उसके सभापति यानी उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकता है, ठीक। इतना तो समझ रहे होंगे, ये सब बेसिक चीज़ें हैं। अगला सवाल है कि लोकसभा का जो अध्यक्ष है किस रूप में शपथ लेता है? तो लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो लोकसभा के एक आम सदस्य के रूप में शपथ लेता है, इसके लिए कोई अलग से शपथ नहीं होता है, ठीक ना। प्रोटेम स्पीकर जो होते हैं यही सभी सदस्यों को शपथ दिलाते हैं, तो उसी में ये शपथ ले लेता है। उसके बाद लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वही मतलब जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं उनको चुनाव कर देते हैं। चलिए अगला वही सवाल है बाबू कि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो जो प्रोटेम स्पीकर होते हैं यानी अस्थायी स्पीकर, अस्थायी अध्यक्ष, इसकी नियुक्ति कौन करता है बाबू? तो वो राष्ट्रपति करते हैं, ठीक ना। इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। नए सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? तो नए सदस्यों को शपथ आपको प्रोटेम स्पीकर दिलाते हैं, ठीक ना। जैसे ही नए अध्यक्ष की नियुक्ति होती है इनका जो वो है कार्यकाल समाप्त हो जाता है, यानी प्रोटेम स्पीकर की कार्यकाल समाप्त खत्म हो जाता है। यह सिर्फ शपथ दिलाने के लिए है, ठीक। आगे है सवाल कि यदि लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तो वह पीठासीन नहीं रहता है, ठीक ना। देखिए अगर लोकसभा में अध्यक्ष को हटाने का अगर जो प्रस्ताव है अगर वो विचाराधीन हो यानी अभी चल रहा हो तो वो पीठासीन नहीं रहता है। पीठासीन का अर्थ होता है कि उसका जो निर्णय है वो सर्वमान्य होता है, तो वो सर्वमान्य निर्णय नहीं रहेगा। ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 92 में है, ठीक, अनुच्छेद 92 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है किसके सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा के कार्यकाल पूरा करने के पूर्व भी भंग कर सकता है? तो देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि लोकसभा को भंग कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। लेकिन किसके सलाह पर करेगा? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा, ठीक ना। किसके सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर। अगला सवाल है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण को कौन तैयार करता है? तो राष्ट्रपति के अभिभाषण को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया जाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल, ये परीक्षा में बहुत बार पूछा है बाबू, राष्ट्रपति के अभिभाषण को कौन तैयार करता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करती है। वही राज्यपाल के अभिभाषण को, राज्यपाल का भी अभिभाषण होता है ना हमारे राज्यों में, तो उसको सचिव तैयार करते हैं। कौन तैयार करते हैं? सचिव, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण किस अनुच्छेद में है? तो बाबू राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण जो है अनुच्छेद 87 में है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे के प्रश्नों को देखते हैं कि लोकसभा में कितने दिनों तक बिना अनुमति की अनुपस्थित रहने पर किसी भी सदस्य का सदस्यता खत्म हो जाता है? तो बाबू अगर लोकसभा अध्यक्ष से आप बिना अनुमति लेकर कहीं चले गए, संसद में नहीं आ रहे हैं, मतलब लोकसभा में नहीं आ रहे हैं, तो आपको 60 दिनों के बाद भगा दिया जाएगा, लतिया दिया जाएगा कि जाइए आपकी सदस्यता खत्म हो गई, यानी 60 दिन तक आपका वेट किया जाएगा, ठीक। अगर आप अनुमति लेकर जा रहे हैं तब फिर उसका ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल है कि संसद में संयुक्त अधिवेशन में किसी विधेयक पर निर्णायक मत देने का अधिकार किसे है? तो अगर मान लीजिए कि संयुक्त अधिवेशन हुआ और निर्णय बराबर हो गया दोनों पक्षों का, तो उसमें निर्णायक मत कौन देगा? तो लोकसभा अध्यक्ष देंगे, ये जिधर से देंगे वही पारित हो जाएगा, ठीक ना। अगला सवाल है कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है बाबू? लोकसभा अध्यक्ष। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। और मैंने आपको पहले के क्लास में बताया है कि इसको कौन बुलाता है, संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है। आपको तुरंत वीडियो पॉज करके कमेंट में करना है कि संयुक्त अधिवेशन सर ये लोग बुलाते हैं, ठीक ना। चलिए
आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि संसदीय समितियों की अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करता है बाबू? तो संसदीय समितियों के अध्यक्षों की नियुक्ति हमारे लोकसभा अध्यक्ष ही करते हैं, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि वह समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है? तो बाबू, प्राक्कलन जो समिति है इसमें राज्यसभा का कोई भी सदस्य नहीं होता है, केवल लोकसभा का 30 सदस्य होते हैं। लोकसभा का 30 सदस्य होते हैं, ये सबसे बड़ी अस्थायी समिति होती है ना। अगला सवाल है, यहाँ अगला प्रश्न ये है भी कि सबसे बड़ी अस्थायी समिति कौन है? प्राक्कलन समिति, ठीक ना। अगला सवाल है कि मंत्रिमंडल के सदस्य किस समिति के सदस्य नहीं होते? तो देखिए, जो प्राक्कलन समिति है ना, इसमें मंत्रिमंडल, मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में अंतर है, ठीक ना। हर मंत्री मंत्रिमंडल में नहीं होता है, इसलिए एक बात अपना जो अपने दिमाग में है डाउट उसको क्लियर कर लीजिए। जो सारे मंत्री हैं, यानी आप मंत्री मतलब क्या, आपके संसद में मंत्री है तो थोड़े ना जरूरी है कि मंत्रिमंडल में रहेंगे, उनको कोई ना कोई मंत्रालय मिला रहेगा, ऐसा नहीं है। इसलिए इसमें ये कहा गया है कि मंत्रिमंडल के सदस्य किस समिति के सदस्य नहीं होते हैं? तो बाबू, प्राक्कलन समिति के सदस्य। प्राक्कलन समिति के सदस्य कोई मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि किस संसदीय समिति को पराक्रम समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? यानी जो पराक्रम समिति है उसकी, यानी पराक्रम या प्राक्कलन समिति, उसकी जुड़वा बहन किसको कहा जाता है बाबू? तो लोकलेखा समिति को, जिसमें लोकसभा के 15 सदस्य तथा राज्यसभा के 7 सदस्य शामिल हैं, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि संसद की कौन सी समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG कैग की रिपोर्ट की समीक्षा करती है बाबू? तो देखिए, संसद की लोकलेखा जो समिति है ना, ये CAG की रिपोर्ट की समीक्षा करती है, और ये जो लोकलेखा समिति है अपना रिपोर्ट किससे प्रस्तुत करती है? तो लोकसभा के अध्यक्ष को प्रस्तुत करती है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि किस समिति का अध्यक्ष विपक्ष दल का नेता होता है? तो किस समिति का अध्यक्ष विपक्ष दल का नेता होता है बाबू? तो लोकलेखा समिति का। लोकलेखा समिति का जो अध्यक्ष है वो एक विपक्ष दल का नेता होता है, ठीक ना। चलिए अभी आपको कमेंट करके बताना यदि आपको पता होगा कि अभी वर्तमान में विपक्ष दल का नेता यानी लोकलेखा समिति के अध्यक्ष कौन हैं, ठीक ना। चलिए आगे सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि लोकसभा का प्रथम विरोधी दल के मान्यता प्राप्त नेता कौन थे? वही सवाल कि प्रथम पूछ रहा है, अभी मैं आपको कमेंट में वर्तमान पूछ रहा हूँ आपसे, लेकिन मैं प्रथम आपको बता दे रहा हूँ कि प्रथम आपको राम सुभग सिंह है। कौन है? राम सुभग सिंह, लेकिन आपको अभी जो वर्तमान में है उनका नाम बताना है। अगला सवाल है कि सबसे बड़ी समिति कौन है? तो वो है संयुक्त प्रवर समिति। देखिए ये जो है ये अस्थायी समिति है, ठीक ना। ये जो है अस्थाई समिति है। एक सेकेंड यार, कहा जा रहा है, ये अस्थाई समिति है, जबकि सबसे बड़ी अस्थाई समिति आपको पूछेगा तो वो हो जाएगा आपका प्राक्कलन समिति, ठीक ना। अस्थाई समिति का कार्यकाल जो होता है 1 साल का होता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि संसद में प्रश्नकाल का समय है। तो संसद में बाबू प्रश्नकाल का समय आपका होता है 11 से 12 बजे तक, ठीक ना, 11 से 12 बजे तक। और वही शून्यकाल का समय पूछेगा तो शून्यकाल का समय हो जाएगा 12 से 1 बजे तक, ठीक ना, 12 से 1 बजे तक। और ये 1962 से शुरू हुआ। ये मीडिया का देना है, शून्यकाल उसका नाम है, इसलिए कि उसमें प्रश्न पूछा जाता है। शून्यकाल में क्या पूछा जाता है? तो प्रश्न उत्तर होता है, इसलिए इसका नाम शून्यकाल पड़ गया, और ये मीडिया ने इसका नाम दिया 1962 से, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि संसद में एक दिन में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जाते हैं? तो एक दिन में कितने तारांकित प्रश्न पूछे जाते हैं बाबू? तो मैक्सिमम आपको 20 तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और एक मेंबर मैक्सिमम 5 गो तारांकित प्रश्न पूछ सकता है, ठीक ना। आगे बात करते हैं। अगला सवाल है कि एक दिन में अधिकतम कितने अतारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो अतारांकित कितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं बाबू? तो वो है 230 आप अतारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अतारांकित क्या होता है? तो जिस पर स्टार दे दीजिएगा वो तारांकित होता है, जिसका अलग से पूरक सवाल पूछ सकते हैं, यानी ओरल सवाल। मान लीजिए कोई सवाल आप पूछे, आप मतलब संतुष्ट नहीं है तो फिर से आप दोबारा उस पर सवाल पूछ सकते हैं, तो वो हो गया आपका तारांकित सवाल, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब जो चीज़ें हैं इसको डिटेल्स में पढ़ने में और मज़ा आता है। पॉलिटी ऐसी चीज़ है ना, डिटेल्स में पढ़ने में मज़ा आता है। खैर, लेकिन मैं प्रश्नों की सहायता से आपका रिवाइज करा दे रहा हूँ और अच्छे से सवाल भी लिया हूँ, जहाँ से आपको डायरेक्ट परीक्षा में प्रश्न दिखेंगे। तो परेशान नहीं होना है, बस आप क्लास को देखते जाइए और चैनल के साथ सपोर्ट भी बनाए रखें, ठीक ना। ये आप काम नहीं करते हैं, चैनल को सपोर्ट नहीं करते हैं, वीडियो को तो लाइक करना आपको आता ही नहीं है। लड़के 1000 वीडियो देख रहे हैं, लाइक 100, ये कौन बात है? 900 कहाँ चले गए? 900 कहाँ चले गए? तो ये तो आपको आता ही नहीं है। खैर छोड़िए, मेरा तो काम है कहना और मैं अपना मेहनत कर रहा हूँ, आगे आपकी मर्जी है। अगला सवाल है, किसी लोकहित या सार्वजनिक विषय पर संबंधित मंत्री को सूचित करने के लिए कौन सा प्रस्ताव लाया जाता है? तो बाबू, किसी लोकहित या सार्वजनिक विषय पर अगर उसके संबंधित मंत्री को सूचित करना है तो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाया जाता है। उसके ध्यान को आकर्षण करने के लिए कौन सा प्रस्ताव लाया जाता है? ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। अगला सवाल है, किसी आपात या आकस्मिक मुद्दे पर, मान लीजिए कोई ऐसा मुद्दा है जो आपात का मुद्दा हो या फिर बहुत अचानक से कोई ज़रूरत पड़ गया, तो मुद्दे पर चर्चा करने के लिए पहले से जो हो रही है चर्चा उसको रोककर कौन सा प्रस्ताव लाया जाता है? तो वो लाया जाता है कार्य स्थगन प्रस्ताव। स्थगन मतलब स्थगित, यानी जो चल रहा है उसको तुरंत स्थगित कीजिए और मैं जो कह रहा हूँ वो सुनिए। यहाँ भूकंप आने वाला है, यहाँ ये करने वाला है, यहाँ बाढ़ आने वाला है, बिहार में बाढ़ आएगा, इसके लिए आप क्या सोचे हैं? मंत्री से सवाल पूछा जाता है, ठीक ना। तो वो कार्य स्थगन प्रस्ताव होता है, ठीक।
अगला सवाल है कि अल्पकालिक चर्चा कितने घंटे की होती है। तो अल्पकालिक चर्चा जो बाबू है वो 2 घंटों की होती है। कितनी घंटों की? 2 घंटों की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि किस प्रस्ताव के पारित होने पर सरकार गिर जाती है और पुनः चुनाव होता है। तो बाबू अविश्वास प्रस्ताव के पारित होने पर सरकार गिर जाती है और पुनः चुनाव होता है, ठीक ना, पुनः चुनाव होता है। यानी जो सरकार है मतलब सत्ता दल अगर वो बहुमत खो देगी तो अविश्वास प्रस्ताव लाएगा ही लाएगा विपक्ष अगर अविश्वास प्रस्ताव लाएगा तो फिर विश्वास प्रस्ताव लाना पड़ेगा। अगर विश्वास प्रस्ताव बेचारे नहीं पास करा पाए तो उनको मतलब सरकार उनकी गिर जाएगी और पुनः चुनाव कराना पड़ेगा, ठीक ना। अभी अविश्वास प्रस्ताव लाए थे ना सब मोदी जी के खिलाफ, लेकिन नहीं पारित हो पाया, इसलिए कि बहुमत है, बीजेपी का बहुमत है, इसलिए नहीं पारित हो पाया। चलिए अगला सवाल है कि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम कितने सांसद की सहमति जरूरी है। तो बाबू लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम आपको 50 सांसद की अनुमति जो है सहमति जरूरी है, ठीक ना। अगला सवाल है कि पहला अविश्वास प्रस्ताव 1963 में जवाहरलाल नेहरू के विरोध किसने लाया था। तो पहला किसने लाया था बाबू? JB कृपलानी ने लाया था। और अभी जो वर्तमान में मोदी जी के खिलाफ किसने अविश्वास प्रस्ताव लाया था? अगर आपको पता है तो बाबू कमेंट करना है, ठीक ना। वैसे मैं इन सभी अच्छे प्रश्नों को करेंट अफेयर्स वाले वीडियो में पढ़ा दूंगा, लेकिन अगर आपको पता है तो कमेंट करने में क्या जाता है, तुरंत कमेंट कर दीजिए। चलिए अगला सवाल है कि छूटे हुए बिंदुओं पर पुनः चर्चा करने के लिए कौन सी कटौती प्रस्ताव लाया जाता है। तो बाबू गिलोटिन यहाँ लिख दिए हैं, गिलोटिन होगा, ठीक ना, गिलोटिन कटौती। कौन सा कटौती? गिलोटिन कटौती प्रस्ताव लाया जाता है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आगे विधानमंडल के बारे में है, उससे पहले कुछ और स्लाइड हैं उसको हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग विधानमंडल के बारे में पढ़ेंगे। चलिए एक सेकेंड। बहुत कन्फ्यूजन होता है कि ये विधेयक और कानून क्या होता है, तो विधेयक और कानून के बारे में भी पढ़ लेते हैं हम लोग, इससे सवाल आपको परीक्षा में पूछता है। देखिए बाबू, सबसे पहले ड्राफ्ट तैयार किया जाता है, यानी मसौदा तैयार किया जाता है। किसी भी चीज़ का अगर हमको कानून बनाना है तो सबसे पहले हम ड्राफ्ट तैयार करेंगे, यानी जो सदस्य होते हैं, जो मंत्री होते हैं, वो एक ड्राफ्ट तैयार करते हैं, मसौदा तैयार करते हैं। उसके बाद वो जो है ड्राफ्ट वो संसद में पेश होता है, किसी भी संसद में पहले पेश हो जाए, कि सदन में, लोकसभा में मान लीजिए, राज्यसभा में, लेकिन दोनों सदनों में वो प्रस्तुत पहले होता है। उसके बाद उस पर चर्चा होगी, मतदान होगा और वहाँ से पारित करना पड़ेगा। अगर किसी में अटक गया तो वो फिर वो मसौदा विधेयक भी नहीं बन पाएगा, वो वही का वही रह जाएगा, ठीक ना। तो सबसे पहले जो ड्राफ्ट है वो किसी संसद के किसी भी सदन से शुरू होता है, लेकिन दोनों सदनों में उसको प्रस्तुत किया जाता है। उसके बाद उस पर चर्चा होती है, उस पर मतदान होता है, उसके बाद वो पारित होता है। जब ये पारित होगा तो ये बिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिल। जैसे मान लीजिए कि CAB, ये सिटीजन अमेंडमेंट बिल, ठीक ना, यानी जो अभी आ रहा है CA, सिटीजन अमेंडमेंट, ससुरा इंग्लिश हो नहीं बोलने आ रहा है, सिटीजन अमेंडमेंट बिल। और अगर राष्ट्रपति उस पर साइन कर देंगे तो वो कानून हो जाएगा, ठीक ना। वो क्या हो जाएगा? CA, यानी सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट हो जाएगा। ऐसे हो जाएगा एक्ट, यानी कानून बन जाएगा, ठीक ना। बताइए, हम इंग्लिश के इतने अच्छे कैंडिडेट हैं, हमको इंग्लिश ही नहीं बोलने आ रहा है। हाँ ससुरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग भी बोलेंगे कि देखिए सर को इंग्लिश ही नहीं बोलने आ रहा है, हो जाता है बाबू कभी कभी, ठीक ना। CGL में इंग्लिश में मेरा 162 नंबर था और यहाँ इंग्लिश नहीं बोलने आ रहा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ एक इम्पोर्टेंट मैं लिया हूँ आपको स्लाइड, कि ओनली स्टार्ट फ्रॉम, यानी केवल वही से स्टार्ट होगा। लोकसभा से क्या चीज़ें केवल स्टार्ट होती हैं और राज्यसभा से क्या स्टार्ट होती हैं, यही आपको परीक्षा में प्रश्न पूछता है, इसको भी देख लीजिए। तो केवल लोकसभा से क्या स्टार्ट होती है, तो बजट जो है वो केवल लोकसभा से स्टार्ट होती है। धन विधेयक लोकसभा से ही शुरू होना चाहिए, और वित्त विधेयक का जो वित्त विधेयक 1 है वो भी लोकसभा से शुरू होता है। वही अगर राज्यसभा से बात की जाए कि राज्यसभा से शुरू होने वाले क्या है, तो अखिल भारतीय सेवा का सृजन जो कि अनुच्छेद 312 में है, वो राज्यसभा से शुरू होता है। और वही राज्य सूची में अगर कानून बनाना हो, जिसका अनुच्छेद 249 में वर्णन है, वो राज्यसभा से शुरू होता है। और मैंने आपको पहले ही भी बताया था कि जो उपराष्ट्रपति है उस पर महाभियोग लगाना हो तो वो राज्यसभा से ही शुरू होगा, ठीक ना। तो इन जो 6 फैक्ट्स मैंने आपको बताया, इन 6 फैक्ट्स को याद कर लीजिएगा। और हालांकि PDF में मैंने दिया है, तो वहाँ से जाकर आपको देख लीजिएगा, ठीक। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्नों को देखते हैं। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट और सिटीजन अमेंडमेंट बिल में हम कन्फ्यूज आ गए थे ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं, आगे की तरफ देखते हैं। देखिए अगला है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधानमंडल की चर्चा है। तो बाबू भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधानमंडल की चर्चा है, तो वह है अनुच्छेद 168। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 168 है, ठीक।
अगला सवाल है कि विधानमंडल के 3 अंग है, तो विधानमंडल की विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल। विधानमंडल के 2 सदन, विधानसभा, विधान परिषद। देखिए जैसे कि संसद में था, जैसे हूबहू संसद में जो चीज़ें थी वो विधानमंडल में होगी, ठीक ना। संसद में जो चीज़ें थी वो विधानमंडल में। संसद के भी 3 अंग थे, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, इसके भी 3 अंग है, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। उसके भी 2 सदन थे, लोकसभा, राज्यसभा, इसके भी 2 सदन है, विधानसभा, विधान परिषद। इसमें लोकसभा जो है, लोकसभा को विधानसभा से आप याद कीजिएगा, ठीक ना। लोकसभा और विधानसभा में सेम चीज़ें रहेंगी, और वहाँ जो राज्यसभा का था यहाँ विधान परिषद का होगा। क्या होगा? विधान परिषद का होगा। यानी मैंने आपको जो बताया था ये चीज़ें, ये जो स्लाइड आपको पढ़ाया है ना कि इसको अस्थायी सदन कहते हैं, निम्न सदन कहते हैं, 25 वर्ष का आयु होना चाहिए, युवाओं का सदन कहना जाता है, कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ये जो मैं बताया हूँ, ये जो लोकसभा के लिए बताया हूँ, तो इसको आप किसके लिए याद कीजिएगा? विधानसभा के लिए, ठीक ना। ये विधानसभा का हूबहू, इसलिए लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। और राज्यसभा का जो ये चीज़ मैं आपको बताया हूँ वो सेम टू सेम विधान परिषद में लागू होगा। क्या होगा? विधान परिषद में लागू होगा, ठीक ना। जितना चीज़ मैं लिखवाया हूँ, बस एक चीज़ को छोड़कर, और वो है कि आपको यहाँ पे जो मैक्सिमम यहाँ ये वाला चीज़ है, ये यहाँ से यहाँ तक ये नहीं होंगी, क्योंकि मैं आपको आगे आपको बताने वाला हूँ, ठीक ना। ये चीज़ें छोड़कर जितने भी हैं यही चीज़ होंगी, सेम टू सेम, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि विधान परिषद का सृजन का चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया है? यानी किसी राज्य में अगर विधान परिषद बनाना हो, नया मतलब सृजन करना हो, तो वो किस अनुच्छेद में वर्णन है बाबू? तो वो है अनुच्छेद 169। किस अनुच्छेद में है? 169 है, ठीक ना। अनुच्छेद 169 में वर्णन है। अगला सवाल है कि विधानसभा की चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो विधानसभा की चर्चा आपको अनुच्छेद 170 में है। किस अनुच्छेद में है? 170 में। और वही विधान परिषद की चर्चा, तो विधान परिषद की चर्चा आपको किस अनुच्छेद में है? वो है आपका अनुच्छेद 171 में। विधान परिषद की चर्चा आपको अनुच्छेद 171 में। एक सवाल बीच में छूट गया है कि किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम तथा न्यूनतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम तथा न्यूनतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो अधिकतम 500 हो सकते हैं तथा न्यूनतम 60 हो सकते हैं। लेकिन अपवाद में सिक्किम है, सिक्किम में कम है, ठीक ना, इसलिए अपवाद में सिक्किम है, तो आप इसको भी याद कर लीजिएगा। ये सबसे कम आपको वहाँ सीट कितने राज्यसभा के किस राज्य में है? तो वो है सिक्किम। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि वर्तमान में भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है? बाबू वर्तमान में भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद है। 6 राज्यों में कौन कौन? तो बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। इसको मैं आपको याद करा दे रहा हूँ मैप से। देखिए किस किस राज्य में है बाबू? तो बिहार, यूपी, बिहार, यूपी, यहाँ 2 सटले राज्य है, बिहार यूपी। ये बिहार हो गया, ये यूपी हो गया। उसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, महाराष्ट्र, कर्नाटक, महाराष्ट्र, कर्नाटक। उसके बाद आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। सटले है दोनों। देखिए दो को याद कीजिए, पहले याद कीजिए। एक बार मैं आपको फिर से समझा दे रहा हूँ, कोई डाउट ना रहे। डाउट नहीं रखना है। मैं यहाँ पर कलर चेंज कर ले रहा हूँ, कलर कर ले रहा हूँ ब्लैक, तब आपको समझ में आएगा। देखिए सबसे पहले बिहार, यूपी, ये दोनों सटले हैं। उसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, ये दोनों सटले हैं। उसके बाद आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये सटले है। तो बस याद हो गया, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो आगे सवाल है उसको देखते हैं जल्दी जल्दी। टाइम थोड़ा सा ज़्यादा खींचा गया आज के पॉलिटी के सवाल में, तो बहुत ज़्यादा मैं कंटेंट भी लिया हूँ ना, बहुत ज़्यादा कंटेंट लिया हूँ, बहुत ज़्यादा खींचा हूँ इस क्लास में सवालों को। देखिए अगला सवाल है कि राज्य विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव कितने श्रेणियों में होता है? तो बाबू राज्य विधान परिषद जो है, यानी जो 6 राज्यों में है, इनके सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? तो 5 श्रेणियों में होता है। कितने श्रेणियों में? 5 श्रेणियों में। कैसे? तो जो 1/3 सदस्य हैं वो विधानसभा से चुने जाते हैं, यानी विधानसभा के सदस्य चुनते हैं। 1/3 सदस्य हैं वो स्थानीय निकाय द्वारा चुनाए जाते हैं, ठीक। और 1/6 सदस्य है वो राज्यपाल द्वारा मनोनयन किए जाते हैं, यानी चुने जाते हैं। और जो 1/12 सदस्य हैं वो माध्यमिक शिक्षा के परिषद के सदस्य यानी शिक्षक चुनते हैं। और जो 1/12 सदस्य हैं वो स्नातक पास यानी 3 साल पूर्व अगर पास कर लिए हो जो स्टूडेंट यानी छात्र स्नातक, वो चुनते हैं। यानी देखिए यहाँ से आप याद कर लीजिएगा 1/3 और बीच में 1/6 हो जाएगा, 1/12 यानी 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्य, 1/3 फिर स्थानीय निकाय के सदस्य, और बीच में हो जाएगा आपका 1/6 राज्यपाल। वही 1/12 आपका शिक्षक चुनेंगे और 1/12 आपको 3 साल पूर्व स्नातक पास हुए कैंडिडेट चुनेंगे, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि सामान्यतः विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचले सदन की कुल संख्या की कितनी होती है? तो बाबू जो विधानमंडल के ऊपरी सदन को कौन सा बोला जाता है? तो ऊपरी सदन को हम लोग क्या बोलते हैं? विधान परिषद। क्योंकि जो संसद है उसके ऊपरी सदन क्या बोलते थे? राज्यसभा। तो मैंने आपको बताया कि राज्यसभा का हूबहू आपको विधान परिषद से मिलाना है। तो यानी विधान परिषद के सदस्यों की संख्या जो है निचले सदन यानी जो विधानसभा है इसकी कुल संख्या कितनी होनी चाहिए? तो 1/3 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 1/3 होनी चाहिए, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है, तो किसके आधार पर किया जा सकता है? यानी जो राज्य है उसमें अगर विधान परिषद लाना हो नया या फिर वहाँ से हटाना हो तो ये संसद हटा सकती है उस राज्य के राज्यपाल की अनुशंसा पर।
संसद द्वारा हटाया जा सकता है, लेकिन उस राज्य के राज्यपाल की अनुशंसा पर हटाया जाएगा, यानी राज्यपाल कहेंगे संसद से तो ये काम किया जाएगा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि बिहार में विधानसभा की कितने सीटें हैं, ठीक ना। ये सेकेंड लास्ट सवाल है आई थिंक। बिहार में विधानसभा की कितने सीटें हैं बाबू, तो बिहार में विधानसभा की 243 सीटें हैं। और वही बिहार में विधान परिषद की कितनी सीटें हैं, तो बाबू 75 सीटें हैं, ठीक ना। 75 सीटें विधान परिषद के और विधानसभा की 243 सीटें। तो यहाँ मैं आपको थोड़ा जल्दी में खींच दिया हूँ लास्ट में, क्लास कंप्लीट कराया। यदि क्लास आपको अच्छा लगा होगा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हाँ क्लास कैसा लगा है, ठीक ना। अगर कोई और आपको सुझाव देना है तो वो भी बताइएगा। एक लड़का जो है बार बार कमेंट करके कहना है कि सर इसका क्वालिटी 240 पिक्सल में करना है या ऐसे कुछ कर रहे हैं कमेंट, तो ठीक है हम अगले वीडियो से उसको कोशिश करेंगे, देखेंगे कैसे क्या होता है। बाकी मैं वीडियो बनाना सिर्फ जानता हूँ, पढ़ाना जानता हूँ, कंटेंट निकालना जानता हूँ, ये सब टेक्निकल चीज़ें ज़्यादा नहीं आती है मुझे। बाय द वे मैं यूट्यूब पर देखूंगा कैसे क्या होता है, कैसे इसका क्वालिटी कम होगा ज़्यादा होगा, कैसे सेव होगा, तो उसको मैं देखकर अगले वीडियो से आपको कोशिश करूंगा, ठीक ना। तो बस बाबू मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई कीजिए। 1 तारीख से पहले मैं आपका सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा। 1 तारीख के बाद 7 तारीख का जिसका पेपर है, 15 तारीख का पेपर है, उसके लिए अलग से प्लान है। उसके लिए मार्क क्वेश्चन की एकदम बारिश करा दूंगा। जब परीक्षा हो जाएगा 1 तारीख को तो पता चल जाएगा। तो परेशान नहीं होना है, किसी को भी हताश नहीं होना है, सबका रिजल्ट होगा जो भी यहाँ से क्लास कर रहा है। बस आप लोग चैनल के साथ सपोर्ट बनाए रखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाबू, तब तक के लिए जय हिंद।